अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट आज का हमारा जो लेक्चर है वो इलेक्ट्रोलाइट का है। विटामिन ख़त्म हो चुके हैं, अब हमने इलेक्ट्रोलाइट पढ़ने हैं। इलेक्ट्रोलाइट तो वैसे बहुत ज़्यादा है, लेकिन जो ज़्यादातर यूज़ हमारे बॉडी में ज़्यादा फंक्शनल है, एक्टिव होते हैं, हमने उनके बारे में पढ़ना है। जैसे कि सोडियम हो गया, पोटाशियम, क्लोराइड, कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस और इसके अलावा बाइकार्ब जो हो गए। तो हमने इनके बारे में पढ़ना होगा इलेक्ट्रोलाइट्स। और इलेक्ट्रोलाइट का आप नॉर्मल रेंज याद रखा करें, और ये याद रखा करें कि ये इंट्रासेलुलर होता है कि एक्स्ट्रा सेलुलर होते हैं। और इलेक्ट्रोलाइट्स के जो मैकेनिज़्म होते हैं ये ज़्यादातर फिजियोलॉजी रिलेटेड हैं। आपने फिजियोलॉजी में पढ़े होंगे ऑलरेडी, और अगर नहीं पढ़े तो पढ़ लेंगे। लेकिन इलेक्ट्रोलाइट्स जो बायोकेमिस्ट्री तक रिलेटेड है, तो इंट्रासेलुलर और एक्स्ट्रा सेलुलर जो वैल्यूज़ होते हैं, नॉर्मल रेंजेस, वो पूछते हैं। फंक्शन के बारे में थोड़ा बहुत पूछ लेते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स, लेकिन इनके मैकेनिज़्म जो है वो आप याद रखा करें। तो चलो शुरू करते हैं। इलेक्ट्रोलाइट असल में होते क्या हैं? इलेक्ट्रोलाइट्स जो है ये मिनरल्स है। आप सपोज करें कि मिनरल्स जब ऐसे फॉर्म में हो कि जो वो चार्ज फॉर्म में आ जाए, तो फिर इनको कहते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स। सही है। हमारे बॉडी में जितने भी केमिकल एग्जिस्ट करते हैं, तो या तो ऑर्गेनिक होते हैं या इनऑर्गेनिक होते हैं। अब इनऑर्गेनिक में जो है फिर वो हमारे पास वो इलेक्ट्रोलाइट्स आते हैं। सही है। कैट आयंस जो है वो पॉजिटिव चार्ज को कहते हैं, एन आयंस जो होते हैं वो नेगेटिव चार्ज को कहते हैं। अब ये जनरल सी बातें आप पहले से पढ़ चुके हैं। ये तो एक प्रेजेंटेशन को जब आप स्टार्ट देंगे तो ये सारी बातें फॉर्मेलिटी होती है। बॉडी में जो है वो 70% वाटर होता है, और फिर इन 70% जो वाटर है इनमें आपका 63% या 60%, मतलब 2/3 आप इन 70% वाटर के 3 हिस्से कराएं, तो 2 हिस्से जो होते हैं वो इंट्रासेलुलर होते हैं सेल के अंदर, और एक हिस्सा जो होता है वो सेल के बाहर होता है। अब सेल के बाहर क्या होते हैं? जो कि आपके साइनोवियल फ्लूइड्स हैं, कैविटी फ्लूइड्स हैं, ब्लड है, प्लाज्मा जिसको हम कहते हैं, ये हो गए। और सेल के बाहर जो होते हैं, जो वेसल्स में वस्कुलर, मतलब जो वेसल्स में है, लिम्फ हो गया, आपके वेट्रस फ्लूइड हो गए, आई में जो पाए जाते हैं, जॉइंट्स में जो पाए जाते हैं, ये फ्लूइड्स हो गए। जैसे कि हार्ट के वो पेरिकार्डियम में पाया जाता है, या एसेटिक फ्लूइड्स हो गए। ये जितने भी फ्लूइड्स हैं इनको फिर आप एक्स्ट्रा सेलुलर, मतलब कि सेल के बाहर जब एक बार हो जाए तो फिर ये क्या हो गया, ये आपका एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड हो गया। अब एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में फिर एक वस्कुलर फ्लूइड होते हैं और एक इंटरस्टिशियल फ्लूइड होते हैं। वस्कुलर वो होते हैं जो कि वेसल्स में मूव करते हैं, और इंटरस्टिशियल वो होते हैं कि वेसल्स और सेल के बीच की जो जगह होती है वहाँ पर जो फ्लूइड रहते हैं उनको इंटरस्टिशियल कहते हैं, और ये एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में आता है। तो क्या होगा कि बॉडी में 70% वाटर पाया जाता है, फिर इसी 70% जो वाटर है इसमें आपका 2/3 जो है वो इंट्रासेलुलर होता है सेल के अंदर, और 1/3 जो है वो सेल के बाहर होता है। अच्छा, ये बता रहे हैं कि जो इंटरस्टिशियल और वस्कुलर फ्लूइड है इसको एक्स्ट्रा वस्कुलर फ्लूइड कहते हैं। सही है। सोडियम और क्लोराइड जो है ये एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में पाए जाते हैं, मतलब कि सेल के अंदर भी होते हैं, लेकिन ज़्यादातर कहाँ पर पाए जाते हैं? सोडियम और क्लोराइड सेल के बाहर। पोटाशियम और फॉस्फेट ये सेल के अंदर ज़्यादा होता है। अब अगर आप पोटाशियम को देखें तो सेल के बाहर जो है सीरम में वो 3.5 से लेकर 5 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर जो है पाया जाते हैं। लेकिन अगर आप सेल के अंदर देखें पोटाशियम, तो वो तकरीबन 140-145 तक उनका रेंज है। तो ये जैसे कि सोडियम सेम हो गया कि बाहर जो है वो 145-135 तक है, और अगर सेल के अंदर आप उसकी रेंज देखें तो फिर वहाँ पर 10 तक है। कुछ समझ आ रही है? तो ये आपको लोकेशन बता रहा है कि कौन से चार्जेस कहाँ पर पाए जाते हैं। इलेक्ट्रोलाइट जो है ये वेसल्स और इंटरस्टिशियल फ्लूइड के बीच जो है वो फ्रीली मूव आउट करते हैं, कि उनके जो वाटर चैनल्स होते हैं ये भी वाटर सॉल्युबल है तो मूव कर लेते हैं, जबकि प्रोटीन जो है वो मूव नहीं कर सकते। तो इसी वजह से जो एडेमा होता है, तो एडेमा में क्या होता है कि वाटर मूव कर रहा होता है।
इसको कहते हैं ऑस्मोसिस। एक होता है डिफ्यूजन। डिफ्यूजन में सॉल्यूट मूव करते हैं, जैसे कि हम वो क्लास 8 क्लास 7 में जब थे तो वहाँ पर एक एग्जांपल थी कि जब कोई बंदा किसी ऐसे रास्ते से गुजर रहा हो जहाँ पर बाग हो, गार्डन हो, तो गार्डन में पूल होता है और उस पूल की फ्रेगरेंस जो होती है, खुशबू जो होती है, वो बाहर आ रही होती है और वो बंदा फील कर रहा होता है। या हम किसी रूम के एक कोने में परफ्यूम स्प्रे करते हैं और फिर उसकी जो फ्रेगरेंस होती है वो पूरी रूम में फैल जाती है। ये असल में डिफ्यूजन है, और डिफ्यूजन जो है उसमें सल्यूट की मूवमेंट होती है। ऑस्मोसिस जो है वो सेम ऐसे ही है कि लोग ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन से हाई ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन की तरफ, लेकिन मसला क्या है कि मूवमेंट ऑफ वाटर सॉल्वेंट, इसमें सॉल्वेंट मूव करेगा ऑस्मोसिस में। तो कैपिलरीज जो है प्रोटीन है, प्रोटीन चूँकि सॉल्वेंट नहीं है, सल्यूट है, तो प्रोटीन मूव नहीं कर सकते। और दूसरी बात यह है कि प्रोटीन का जो साइज़ है वो ज़्यादा होता है और कैपिलरीज के जो पोरस होते हैं, पोर्स होते हैं, वो छोटे साइज़ के होते हैं। ये कुछ है पॉजिटिव आयंस आप देखिए, सोडियम, पोटाशियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम। और नेगेटिव आयंस आप देखिए, क्लोराइड, बाइकार्बोनेट, फॉस्फेट और सल्फेट, ये आपके नेगेटिव आयंस है। सही है। इंट्रासेल्युलर में कौन से पाए जाते हैं? पोटाशियम और फॉस्फेट। अगर आपसे पूछे कि इंट्रासेल्युलर एनाइन कौन सा है, मेजर इंट्रासेल्युलर एनाइन, तो मेजर इंट्रासेल्युलर एनाइन जो है वो फॉस्फेट है। और अगर आपसे पूछे कि मेजर एक्स्ट्रासेल्युलर कैटाइन कौन सा है, तो फिर आप सोडियम बताएं। सही है, क्योंकि कैटाइन पॉजिटिव है और एक्स्ट्रासेल्युलर में कौन सा ज़्यादा होता है, तो सोडियम होता है, तो ये सोडियम। सही है। अब सोडियम के बारे में पढ़ते हैं कि सोडियम क्या है। सोडियम जो है वो एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है बॉडी में। आप उसके फंक्शन पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि कितने इंपॉर्टेंट होते हैं। यहाँ पर एक वर्ड आ रहा है जिसको कहते हैं ऑस्मोलैरिटी। अब ऑस्मोलैरिटी या ऑस्मोलैरिटी अगर आप बेसिक केमिस्ट्री की तरफ जाएं तो फिर आपको मुश्किल हो जाएगा समझना, क्योंकि वो कुछ बेसिक डिफिनीशंस होते हैं। मैं आपको यहाँ पर इजी करके आपको ये बता सकता हूँ कि ऑस्मोलैरिटी या ऑस्मोलैरिटी जो है, इसको आप यूँ ही कह सकते हैं कि इट इज़ अ स्ट्रेंथ ऑफ ए सोल्यूशन। स्ट्रेंथ ऑफ ए सोल्यूशन, कि किसी सोल्यूशन में सॉल्यूट कितना है, जितना सॉल्यूट ज़्यादा होगा सोल्यूशन में तो उसकी कंसंट्रेशन ऑस्मोलैरिटी ज़्यादा होगी, और जितना सॉल्यूट कम होता जाएगा, सॉल्वेंट ज़्यादा होता जाएगा, तो ऑस्मोलैरिटी डिक्रीज़ होती जाएगी। तो बॉडी जो है वो हमारे बॉडी में क्या है, ऑस्मोलैरिटी मेंटेन रखता है। किस चीज़ की? प्लाज्मा की। तो ब्लड की ऑस्मोलैरिटी मेंटेन रखता है, ये एक बात हो गई। अब कैसे रखते हैं आगे हम रेगुलेशन में पढ़ेंगे। 90% एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है, 90% एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में पाया जाता है, जबकि 10% जो है वो सेल के अंदर पाया जाता है। इसके अलावा सोडियम में एक बात ये है कि जब भी सोडियम की एब्जॉर्प्शन होती है तो वाटर की भी एब्जॉर्प्शन होगी, और जब भी सोडियम का लॉस होगा तो वाटर भी लॉस होगा। अगर आपको मैं एग्जांपल दूँ, डायलिसिस का पेशेंट किसी ने देखा हो तो डायलिसिस पेशेंट को, क्योंकि वो तो इनयूरिक कंडीशन में होता है, यूरिया की प्रोडक्शन उसकी होती नहीं है। यूरिया की प्रोडक्शन तो होती है लेकिन यूरिया जो है वो तो पास आउट होती नहीं, एक्सक्रीशन नहीं होती यूरिया की। तो फिर ऐसे बंदे को क्या कहते हैं, अगर आप लोगों ने एक्सपीरियंस किया हो, वाटर यूज़ भी कम करते हैं लेकिन साथ में सोडियम का यूज़ होता है, साल्ट का यूज़ वो भी कम कर देते हैं। क्योंकि अगर ये बंदा सोडियम ज़्यादा लेगा, मतलब सोडियम लेगा और वाटर तो इसके बॉडी से नहीं निकल रहे हैं, तो सोडियम क्या करता है, वो और वाटर को भी अट्रैक्ट कर रहा है, वो बहुत सारे वाटर और वाटर को भी एब्जॉर्ब करेगा। तो ऑलरेडी एन्यूरिक कंडीशन है, बॉडी से जो है वो क्या नहीं हो रहा, एक्सक्रेशन नहीं हो रहा, यूरिनेशन नहीं हो रहा, तो वाटर बॉडी में एक्यूमुलेट होंगे। तो सोडियम क्या करता है, अट्रैक्ट करता है फ्लूइड को। अगर बॉडी में सोडियम ज़्यादा होगा तो फ्लूइड जो है वो ऑलरेडी ज़्यादा होगा, क्योंकि ये इनकी एब्जॉर्प्शन और इनकी एक्सक्रेशन एक साथ होती है। इसके अलावा अगर आप लोगों ने फिजियोलॉजी में पढ़ा है NMJ, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, या आप किसी भी एक्शन पोटेंशियल को देखें, किसी भी एक्शन पोटेंशियल को, तो एक्शन पोटेंशियल असल में क्या है, दीज आर द एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स, आयंस। सही है। रिपोलराइज स्टेट, डीपोलराइज स्टेट, -70 पर एक स्टेट है, उसको आप लेकर जाते हैं +10 +5 पर, वहाँ से इम्पल्स की प्रोडक्शन होती है, फिर से रिपोलराइज स्टेट पर आते हैं। तो ये असल में क्या है, आयंस का मूव इनसाइड द सेल एंड आउटसाइड द सेल है। तो
नर्व इम्पल्स जो होते हैं, नर्व ट्रांसमिशन जो होती है, इम्पल्स ट्रांसमिशन जो है, उनमें भी सोडियम का रोल होता है। इसके अलावा एसिड बेस बैलेंस आप लोगों ने पढ़ा होगा कि बॉडी का जो ब्लड है बॉडी में, इसकी पीएच कितना है 7.34। तो आपको ये याद रखना होगा कि बॉडी कैसे मेंटेन रखती है ब्लड की पीएच को एट 7.34। तो इनके लिए बफर सिस्टम होते हैं, हेमोग्लोबिन बफर सिस्टम है, प्रोटीन बफर सिस्टम है, फॉस्फेट बफर सिस्टम है, बाइकार्ब बफर सिस्टम है। ये क्या करते हैं कि जब भी पीएच कम होता है तो ये पीएच को इंक्रीज़ करते हैं मेंटेन रखने के लिए, और जब भी पीएच ज़्यादा है तो पीएच को कम करने की कोशिश करते हैं, 7.34 पर मेंटेन रखने की कोशिश करते हैं। तो आप लोगों ने अल्कलोसिस और एसिडोसिस पढ़ा होगा रेस्पिरेटरी की जो चैप्टर है फिजियोलॉजी में, वहाँ पर। नॉर्मल रेंज कितने 135 to 145, और अगर आप सोडियम इनसाइड द सेल देखें तो वहाँ पर 10 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर तक होते हैं, जबकि एक्स्ट्रा ये इसलिए इसको कहते हैं कि ये कैटायंस हैं। कैट आयन मीन कि ये पॉजिटिव है, और इसके अलावा एक्स्ट्रा सेलुलर है सेल के बाहर, तो ये एक्स्ट्रा सेलुलर मेजर कैटायन है। ये सारी बातें हो गई हैं। अब ये देखें, ये आरडी है, कितना आपने दिन में लेना होगा, रिकमेंडेड डेली अलाउंस जो है, मिनिमम डेली रिक्वायरमेंट जो है वो 0.5 to 2.7 ग्राम है। इससे ज़्यादा आपने नहीं लेना, 2.7 से 0.5 से कम नहीं लेना। यूएस का जो डिपार्टमेंट एग्रीकल्चर का वो कह रहा है कि पर डे आपने 2300 मिलीग्राम से ज़्यादा सोडियम इंटेक नहीं करना होगा, वो भी नॉर्मल पर्सन के लिए, हेल्थी पर्सन। और अगर कुछ पेशेंट ऐसे हैं कि जो कि क्रॉनिक किडनी डिजीज़ में है, डायबिटिक है और बीपी रखते हैं, मतलब उनको बीपी की बीमारी हाइपरटेंसिव है, तो उनको फिर 2300 से कम करके 1500 मिलीग्राम डेली पर लेकर आए। और कह रहे हैं कि एक टीस्पून जो होता है उसमें 2325 मिलीग्राम ऑफ सोडियम पाया जाता है। आपने इसमें कौन सी बात याद रखनी है, ये कि मिनिमम डेली रिक्वायरमेंट कितनी है सोडियम की, 0.5 से लेकर 2.7 ग्राम तक। क्लियर है? अब सोडियम को मेंटेन कौन रखता है? किडनी। अगर हमारे बॉडी में सोडियम का लेवल ड्रॉप हो जाता है तो किडनी रीअब्जॉर्प्शन स्टार्ट करता है। अगर हमारी बॉडी में सोडियम का लेवल इंक्रीज़ हो जाता है तो किडनी क्या कर देते हैं, एक्सक्रेशन स्टार्ट कर देते हैं। सोडियम को रीअब्जॉर्ब नहीं करते, एक्सक्रेट करते हैं। तो इसी तरह सोडियम जो है वो रेगुलेट होता है किडनी के थ्रू। और इसके साथ साथ एक और मैकेनिज़्म है जिसको रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन मैकेनिज़्म कहते हैं, कि जिसमें अगर हमारे पास हमारे बीपी जो है वो डाउन हो जाए, बॉडी में फ्लूइड की कमी आ जाए, तो फिर किडनी जो है वो किडनी की अगर परफ्यूजन कम हो जाए, किडनी को ब्लड कम मिल रहा है, तो फिर किडनी क्या कर रहा है, रेनिन रिलीज़ करेगा। जब रेनिन रिलीज़ होगा तो रेनिन जाके लेवर से एंजियोटेंसिनोजिन रिलीज़ करेगा, जो कि एंजियोटेंसिन 1 में कन्वर्ट होगा, एंजियोटेंसिन 1 एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट होगा, एंजियोटेंसिन 2 जाके एल्डोस्टेरोन को रिलीज़ करेगा एड्रेनल ग्लैंड से। तो फिर एल्डोस्टेरोन क्या करता है, वो सोडियम की भी रीअब्जॉर्प्शन करता है और वाटर की भी रीअब्जॉर्प्शन करता है, जबकि पोटेशियम का लॉस करता है, एक्सक्रीशन करता है। तो ये मैकेनिज़्म आपको नहीं समझना, सिर्फ रेगुलेशन बता रहा हूँ कि किडनी कैसे रेगुलेट करती हैं सोडियम और वाटर की एब्जॉर्प्शन को और एक्सक्रीशन को। आ गई समझ? ये डाइटरी सोर्सेज हैं, ये वो फूड्स हैं जिसमें सोडियम जो है पाया जाता है। इनके अलावा ये देखें, अगर बॉडी में सोडियम ज़्यादा हो गया, बॉडी में सोडियम ज़्यादा हो गया है, वैसे बता रहा हूँ, लेट्स सपोज सोडियम इंक्रीज़ हो गया बॉडी में, तो आपके पास दो काम है, या तो सोडियम को एक्सक्रीट कर दो। अगर आप सोडियम को एक्सक्रीट करेंगे यूरिन में तो वाटर भी साथ में एक्सक्रीट होगा, समझ गई बात। लेकिन और क्या है कि आपने अगर सोडियम के लेवल को मेंटेन रखना है तो आपको पानी पीना होगा। आप ज़्यादा पानी पिएंगे तो आपके बॉडी में जो सोडियम ज़्यादा हो गया है वो डाइल्यूट हो जाएगा, नॉर्मल कंडीशन में आ जाएगा। लेकिन इस कंडीशन में अगर आप देखें तो बॉडी में एडेमा कॉज होगा। क्यों कॉज होगा? इसी वजह से कॉज होगा क्योंकि सोडियम को मेंटेन रखने के लिए आपको वाटर लेना होगा। जब वाटर होगा तो वो वाटर क्या करेगा, आपकी बॉडी में एक्यूमुलेट होगा और स्वेलिंग जिसको कहते हैं,
फूल जाना, बॉडी जो है वो एडेमा काज हो जाता है। तो क्या कहते हैं कि जब सीरम सोडियम लेवल इंक्रीज़ हो जाते हैं तो फिर हमें थर्स्ट फील होता है, मतलब हमें प्यास लगती है। और पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड टू रिलीज एंटी डायरेटिक हार्मोन, ये एक हार्मोन है, आपने एंडोक्राइनोलॉजी में पढ़ा होगा, जो कि क्या करते हैं पोस्टीरियर ग्लैंड से जब रिलीज़ होते हैं तो एंटी डायरेटिक है, ये यूरिन की प्रोडक्शन को कम कर देता है, यूरिन की प्रोडक्शन को कम कर देता है। क्यों करते हैं? क्योंकि जब सोडियम इंक्रीज़ हो गया, कॉमन सेंस की बात है, जब सोडियम इंक्रीज़ हो गया तो आपने सोडियम को क्या करना है? डाइल्यूट करना है वापस। तो आपके पास दो काम है, आपने सोडियम को एक्सक्रीट करना है। जब आप सोडियम को एक्सक्रीट करेंगे तो वाटर भी साथ में क्या होगा? आउट होगा बॉडी से। तो हम वाटर को बाहर नहीं ले जाना चाहते, हम चाहते हैं कि पानी हमारे बॉडी में ही रहे। तो फिर होगा क्या कि आपको पानी पीना होगा, जितना आप ज़्यादा पानी पिएंगे तो आपके बॉडी में जो ज़्यादा सोडियम है वो क्या हो जाएंगे? डाइल्यूट हो जाएंगे। इसके साथ साथ आप जो यूरिन पास कर रहे हैं उसमें वाटर ही है, तो उस वाटर को भी हम रीअब्जॉर्ब करेंगे। जब रीअब्जॉर्ब करेंगे तो एडीएच क्या करेगा? वाटर की रीअब्जॉर्प्शन स्टार्ट कर देगा। तो जब भी सोडियम लेवल इंक्रीज़ हो जाते हैं तो बंदे को थर्स्ट मतलब कि प्यास लगती है और साथ में यूरिनेशन कम हो जाती है। इसी तरह मैं अब डेली एग्जांपल दे देता हूँ, ये जो होता है जिसको हम पश्चिम में वग कहते हैं, वोटेचवी, ये जो है आप जब खाएंगे तो आप देखिए उस पर नमक जो है ज़्यादा होता है। जैसे आप खा लें तो आपको प्यास महसूस होती है, तो वो इस वजह से कि सोडियम का लेवल इंक्रीज़ हो जाता है। जब सोडियम का लेवल इंक्रीज़ है तो उसको मेंटेन रखने के लिए आपको क्या करना होगा? फिर पानी पीना होगा। एडीएच फिर क्या कहते हैं? किडनी को कहते हैं कि आप पानी रिटेन करो, वाटर को रिटेन करो, क्योंकि जो हमारे ब्लड में सोडियम इंक्रीज़ हो गया हमें उसको नॉर्मलाइज करना है। और जब सोडियम का लेवल डिक्रीज़ होगा तो फिर क्या होगा कि हम किडनी को कहेंगे कि आप रीअब्जॉर्ब करो, किसको रीअब्जॉर्ब करो? सोडियम की रीअब्जॉर्प्शन स्टार्ट कर दो, और हमें प्यास भी नहीं लगेगी। और यूरिन ऐसे यूरिन प्रोड्यूस होगा जिसमें वाटर एक्सक्रीट होंगे लेकिन उसमें सोडियम नहीं होगा। तो कुछ आ गई समझ बात में? तो ये होता क्या है असल में कि जब भी आपके पास सोडियम इंक्रीज़ होगा तो आप दो काम करेंगे, आप यूरिन से वाटर को रीअब्जॉर्ब करेंगे और थर्स्ट की वजह से पानी इनटेक इंक्रीज़ होगा। इससे जो सोडियम ज़्यादा है बॉडी में वो न्यूट्रल हो जाएगा। दूसरा, जब बॉडी में सोडियम का लेवल डिक्रीज़ हो जाए तो अब आपने सोडियम को मेंटेन रखने के लिए पानी नहीं लेना होगा। इसका मतलब है हमें प्यास नहीं लगेगी और यूरिन में वाटर की मिकदार ज़्यादा होगी, डाइल्यूटेड यूरिन जो है वो पास आउट होगा और जो सोडियम होगा उसको हम रीअब्जॉर्ब करेंगे। क्लियर? तो इस वजह से इसी तरह बॉडी जो है किडनी कैसे ऑस्मोलैरिटी मेंटेन रखता है। ये वही किस्सा है जो मैं आपको बता चुका हूँ कि सब सोडियम का लेवल डिक्रीज़ होगा, वाटर ज़्यादा हो गया, इसका मतलब है तो ऑस्मोलैरिटी भी कम हो जाएगी। तो फिर क्या होगी? सोडियम लेवल डिक्रीजेस तो फिर हमें प्यास नहीं लगेगी, वाटर इनटेक हम नहीं लेंगे, एडीएच कम हो जाएगा, तो वाटर जो है वो एक्सक्रीशन इंक्रीज़ होगा, रीअब्जॉर्प्शन कम हो जाएगा, सोडियम वापस अपनी जगह पर आ जाएगी, ऑस्मोलैरिटी स्ट्रेंथ। और सेम इसी तरह अगर सोडियम का लेवल इंक्रीज़ हो जाता है तो फिर ऑस्मोलैरिटी भी इंक्रीज़ होगी। ऑस्मोलैरिटी को मेंटेन रखने के लिए हमें पानी पीना होगा और यूरिन से पानी को वापस रीअब्जॉर्ब करना होगा और एडीएच रिलीज़ ज़्यादा हो जाएगा और वाटर फिर से हम नॉर्मल लेवल पर आ जाएगा सब कुछ। हाइपोनेट्रीमिया कौन सा कंडीशन है? हाइपोनेट्रीमिया वो कंडीशन है जिसमें सोडियम अपने नॉर्मल लेवल से कम हो जाता है, दिस इज कॉल्ड हाइपोनेट्रीमिया। अब हाइपोनेट्रीमिया का क्या मतलब है? क्या हो गया ऐसी? हाइपोनेट्रीमिया में हो गया कि जब सोडियम ब्लड में कम होगा, आप खुद सोचें, तो ब्लड में क्या ज़्यादा हो गया? वाटर ज़्यादा हो गया, ऐसे ही है। अब ब्लड जो है वो सबसे खुद गर्ज सेल्फिश है। क्यों है नेचर में? क्योंकि वो कहती हैं कि एक मैं ही हूँ जो सबको मैंने डाइट देना है, सबको मैंने एनर्जी देनी है, हर एक चीज़ मैं मेंटेन रखती हूँ, तो मुझे जो है अपनी ऑस्मोलैरिटी ख़राब नहीं करनी। तो जैसे सोडियम कम हो जाता है वेसल्स में तो वाटर इंक्रीज़ हो जाते हैं, जब वाटर इंक्रीज़ हो जाते हैं तो स्ट्रेंथ जो होता है ब्लड का वो कम हो जाता है, क्योंकि ब्लड में वाटर इंक्रीज़ होता है और सॉल्यूट कम हो जाता है।
तो फिर क्या होगा कि मैंने आपको बताया कि ऑस्मोसिस के थ्रू अब ऐसे तो नहीं कर सकते कि सेल से जो है वो बाहर की तरफ सोडियम बाहर को निकले। अब थोड़ी बहुत होगी लेकिन वो इतनी नहीं होगी कि उस सेल ऑस्मोलैरिटी को मेंटेन रख सके, होमोस्टैसिस को। लेकिन ब्लड से जो है वो वाटर की ऊजिंग होगी एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में, इंटरस्टिशियल फ्लूइड जो होते हैं, इंटरस्टिशियल स्पेस, वो स्पेस जो कि वेसल और सेल के बीच पाया जाता है, वहाँ पर वाटर क्या हो जाएगा, लीकेज हो जाएगा। और ऐसी कंडीशन में क्या हो जाता है, एडेमा काज हो जाता है। तो सेल क्या हो जाते हैं, सेल स्वेल हो जाते हैं। इसमें क्यों स्वेल होते हैं, क्योंकि जो ब्लड है उसमें वाटर ज़्यादा है, तो वाटर ब्लड से निकल के सेल में चले जाते हैं ताकि ब्लड का जो अपनी osmolarity है वो मेंटेन रह सके। तो इस वजह से सेल स्वेल होंगे, परसोब गो की सही हो। सिवियर हाइपोनेट्रीमिया में क्या होगा, सीजर्स होंगे, कोमा, परमानेंट न्यूरोलॉजिक डैमेज है। नॉर्मली होता क्या है कि बॉडी जो है वो एक्सेस ऑफ वाटर सिक्रीट करते हैं, लेस एडीएच क्या करते हैं, डायूरेसिस करते हैं। ये वही बातें आपको कंफ्यूज कर रही हैं, फिर से आ रही है प्रेजेंटेशन में कि एडीएच लेस होगा तो डायूरेसिस ज़्यादा होगी। जितना डायूरेसिस ज़्यादा होगा, डायूरेसिस का मतलब है यूरिनेशन, तो इस वजह से वाटर और सोडियम एक्सक्रीट होंगे और बॉडी में हाइपोनेट्रीमिया डेवलप होगा। अब क्यों होगा, वही कंडीशन है, अगर कोई बंदा जो है डिहाइड्रेटेड है, किडनी फेल्योर है, वॉमिटिंग कर रहा है, रीएब्जॉर्ब नहीं कर सकता यूरिन को, सोडियम को, वॉमिटिंग हो रहा है, और सबसे ज़्यादा जो पोटाशियम और सोडियम है वो डाइट में ही होता है, और जो गैस्ट्रिक फ्लूइड्स हैं यहाँ पर पाए जाते हैं। तो जितना बंदा वॉमिट करेगा तो सारा सोडियम लॉस होगा। सेम इसी तरह एब्जॉर्प्शन होती है इंटेस्टिन में, और डायरिया में क्या होती है कि एब्जॉर्प्शन के लिए तो टाइम चाहिए होता है, और डायरिया में क्या होता है कि जैसे कुछ खा लें तो वो डायरेक्टली एक्सक्रीट हो जाते हैं, एब्जॉर्प्शन के लिए टाइम नहीं मिलता कि फूड एब्जॉर्ब हो, तो डायरिया कंडीशन में भी कम होगा, डिहाइड्रेशन में भी कम होगा। जितना आप डिहाइड्रेट होंगे, तो मैंने आपको बताया कि वाटर, खाली वाटर नहीं जाएगा, अपने साथ सोडियम को ज़रूर लेकर जाएगा, तो बॉडी में हाइपोनेट्रेमिक कंडीशन डेवलप होंगी। ये टाइप्स है हाइपोनेट्रीमिया के। हाइपोनेट्रीमिया में क्या होगा कि एक होता है डाइल्यूशनल। डाइल्यूशन क्या होता है, डाइल्यूशन जो स्ट्रेंथ है वो कम करें, सोडियम ना कम है ना ज़्यादा है, वाटर ज़्यादा हो गया। जब वाटर ज़्यादा हो गया तो इस वजह से वाटर गेन होगा, तो वाटर गेन होगा तो सोडियम क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। हाइपोनेट्रीमिया रिजल्ट फ्रॉम सोडियम लॉस, वाटर गेन। सोडियम की लॉस हो रही है, वाटर की गेन हो रही है, तो वाटर ज़्यादा होगा तो डाइल्यूट हो जाएगा ब्लड जो है, तो इसको डाइल्यूशनल हाइपोनेट्रीमिया कहते हैं। डिप्लीशनल क्या होता है, डिप्लीट, कमी, इनसफिशिएंसी। सोडियम जो है वो हमारी डाइट में इतनी है नहीं जितनी हमें चाहिए, तो कम हो जाती है। ऐसी कंडीशन में इसको कहते हैं डिप्लीशनल हाइपोनेट्रीमिया। ये दूसरी टाइप है जिसमें क्या होता है कि वॉल्यूम जो होता है, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड की, आप ब्लड की मिसाल लें, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड आप कंफ्यूज करें। अगर ब्लड हमारे पास कम होगा तो क्यों कम होगा कि ब्लड से जो है वाटर निकल रहा है, जब वाटर निकल रहा होगा तो सोडियम भी लॉस होगा, तो इसको फिर कहते हैं हाइपोवोलेमिक हाइपोनेट्रीमिया। क्यों कहेगा, क्योंकि जब फ्लूइड कम होगा तो ज़ाहिरी बात है कि अपने साथ सोडियम को भी कम करेगा। तो अगर इस वजह से है कि फ्लूइड कम हो गया तो इस वजह से सोडियम भी कम हो गया, तो ऐसी कंडीशन को फिर कहते हैं हाइपोवोलेमिक हाइपोनेट्रीमिया। और अगर ये है कि फ्लूइड हमारे पास ज़्यादा हो रहा है और सोडियम के हम लॉस कर रहे हैं, तो फिर ये डाइल्यूशनल है। एबनॉर्मली इंक्रीज्ड, या हमारे बॉडी में एक बंदा है वो ज़्यादा पानी पी रहा है, मुसलसल पी रहा है, या उसको ऐसे ड्रिप लग रहे हैं जिसमें सलाइन नहीं पाया जाता, सोडियम नहीं पाया जाता, तो ऐसे कंडीशन में फिर हमारे पास बॉडी में फ्लूइड ज़्यादा होगा और सोडियम कम हो जाएगा, तो इसको हाइपरवोलेमिक कहेगी। क्योंकि सोडियम इस वजह से कम है क्योंकि वॉल्यूम ज़्यादा हो गया, इस वजह से नहीं कम कि सोडियम की लॉस नहीं हो रही। यहाँ पर फर्स्ट कंडीशन में लॉस हो रही थी और वाटर की गेन हो रही थी, तो इस वजह से डाइल्यूशनल था। यहाँ पर जो है वो सोडियम की लॉस नहीं हो रही, सोडियम अपनी जगह पर है, सिर्फ वॉल्यूम ज़्यादा हो गया, तो इस वजह से इसको कहते हैं हाइपरवोलेमिक हाइपोनेट्रीमिया। हाइपोनेट्रीमिया किस वजह से हो गया, हाइपरवोलेमिक, वॉल्यूम की ज़्यादती की वजह से हो गया। और एक है हाइपोवोलेमिक की, वो नाइट्रीमिया है कि इंट्रासेलुलर और एक्स्ट्रासेलुलर का जो फ्लूइड है या बॉडी का जो फ्लूइड है वो बिल्कुल नॉर्मल है, ना ज़्यादा है ना कम है, लेकिन सोडियम जो है वो डिक्रीज़ हो रहा है, तो इसको कहते हैं आइसोवोलेमिक हाइपोनेट्रीमिया। ये साइन एंड सिम्टम्स है इलेक्ट्रोलाइट सोडियम की जब हाइपोनेट्रीमिक कंडीशन में होगे। संकन आइज़,
ड्राई कोटेड टंग, पुअर स्किन, टर्जिडिटी, हेडेक, नोज़िया एंड वोमिटिंग, मसल ट्विचिंग। तो ये सारे वो साइन और सिम्टम्स हैं जिससे ये ज़ाहिर होगा कि इस बंदे को क्या है, हाइपोनेट्रेमिक कंडीशन है। ये सोडियम है, हम आगे पोटासियम पढ़ेंगे। और आज के लिए ये लेक्चर है, आप लोग पढ़े, इतना मुश्किल नहीं है, कॉमन सेंस की बातें हैं। बस ये है कि इलेक्ट्रोलाइट में जो है वो सीक्वेंस मेंटेन रखना थोड़ी सी मुश्किल होती है, तो आप पढ़ लें। मैं कोशिश करूँगा नेक्स्ट लेक्चर इससे अच्छा बने, समझे। अगर किसी को समझ नहीं आ रही किसी भी चीज़ को की, तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में, मैं आपको रिप्लाई भी दूँगा। नेक्स्ट लेक्चर तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।